नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव पे स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के टीसीएस द्वारा साइंस से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का स्टडी कर रहे हैं और इस सीरीज में यह आपका क्लास नंबर 18 है। ठीक है, इससे पहले 17 क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। रडार, सोनार, या तो इकोलोकेशन या तो लीडार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, सोनार। ठीक है, यानी कि समुद्र के अंदर जो वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर पूछे तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं रडार की। तो रडार से जैसे ऊपर की वस्तुओं को, जैसे हवाई जहाज़ की दूरी या दिशा पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोनार हो गया, सोनार ऐसे रिलेट भी कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सोनार समुद्र के नीचे है ना, सोनार समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु हो, पनडुब्बी हो, उसे पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और रडार क्या है, ऊपर के लिए, यानी कि हवाई जहाज़ की दिशा या तो कोई वस्तुओं को पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। विश्व युद्ध की बात यहाँ हुई है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918 तक हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये कतई जहर प्रश्न है, आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रियाई राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है, ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछे तो ऑस्ट्रियाई राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है किसे, परम 8000। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया, तो विजय भटकर ने किया था ना, विजय पी भटकर ने किया था 1991 में। तो याद रखना है, विजय भटकर ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, परम 8000। ठीक है। अच्छा, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था नाम क्या था, तो वो था सिद्धार्थ। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, या तो कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक है। अच्छा, मानव श्वसन में क्या ग्रहण किया जाता है अगर पूछे तो ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आपको प्रकाश संश्लेषण में याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा होता है, देखिए मानव में क्या होता है, ग्रहण किया जाता है ऑक्सीजन, जबकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या ग्रहण किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और जबकि मानव श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मानव में और प्रकाश संश्लेषण में ठीक एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ का आप लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो किस लिए करते हैं, तो उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आपको मतलब जांच किया जाता है कि ये उपयोगकर्ता वो सही में है या नहीं। ठीक है, तो उपयोगकर्ता के पुष्टि हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो इंफ्रारेड किरणें क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंफ्रारेड किरणें।
अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। याद रखना है, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज। ठीक है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है फोटोन की बनी होती है। ठीक है, जैसे ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये याद रखना है। और प्रकाश क्या? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ध्वनि कौन सी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। याद कैसे रखना है आपको? अब प्रकाश वाला दोनों कन्फ्यूजन ना हो तो ध्वनि धैर्य इससे रिलेट कर लेना। ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, एन्यूरिज्म ये दिल से संबंधित बीमारी है। कार्डियोमायोपैथी ये भी है। डिप्थीरिया ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, क्योंकि डिप्थीरिया जो है ये फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। ठीक है, और मायोकार्डियल, तो कार्डियल तो जो आएगा कार्डियल, यहाँ जैसे कार्डियो, ये तो दिल से निश्चित रूप से हिंड आपको ये रखना है कि कार्डियो और कार्डियल ये दिल से ही संबंधित रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया। एक क्वेश्चन आएगा आपको, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी तो ये दिल से संबंधित है। ठीक है, हृदय से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसी तरह एक क्वेश्चन आएगा कि ईईजी किससे संबंधित है? तो ईईजी जो है यह इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये मस्तिष्क से संबंधित है, ईईजी। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियो है, ये हृदय से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है ना, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ नासा का मुख्यालय है। नासा क्या है? तो अमेरिकी एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, और मुख्यालय की बात करें तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन में है, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन में है, और IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, यानी 3 प्रश्न यहाँ से हो गया। नासा, विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन जो है ये अमेरिका की राजधानी है। अच्छा, विश्व बैंक और IMF की स्थापना कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। रही बात नासा की, तो एक अति महत्वपूर्ण यहाँ से याद रखना है कि नासा और इसरो का संयुक्त मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है निसार। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि निसार क्या है? तो नासा और इसरो ये दोनों का क्या संयुक्त मिशन का नाम रखा गया है निसार। ठीक है, अच्छा, नासा की स्थापना कब हुआ मालूम? तो नासा की स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 में। और क्या स्थापित हुआ था? तो अपने यहाँ जो DRDO है, ठीक है, DRDO की स्थापना भी 1958 में हुआ था। ठीक, इसरो की स्थापना पूछे तो 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, NGT का पूरा नाम क्या है? तो NGT का फुल फॉर्म क्या है? NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। ठीक है, और NGT का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 2013 में। ठीक है, याद रखना है, इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनसेट 3D ये किससे संबंधित है? तो ये मौसम से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो वो था आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975 में। ठीक है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? 1975 में। भारत का प्रथम संचार उपग्रह पूछे तो वो है एप्पल। ठीक है, देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट जो कि 1975 में लॉन्च हुआ। अब भारत का प्रथम संचार उपग्रह पूछे तो वो है एप्पल, जिसे 1981 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा, इनसेट 3D है जो यहाँ, एक इनसेट 3D-R भी होता है। ठीक है, वो भी मौसम से संबंधित है, मौसम उपग्रह है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो ये एक अनुवांशिक रोग है ना,
आनुवांशिक प्रकृति है। वर्णांधता के रोगी में क्या होता है, किस रंग को वो पहचान नहीं पाता है, तो लाल और हरा रंग को पहचानने की क्षमता उसमें नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आता है आपसे, पूछा जाता है कि जो आनुवांशिक रोग है कौन सा नहीं है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब आनुवांशिक रोग है। ठीक है। अच्छा, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है GSAT-15, है ना। GSAT-15 नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह था। अच्छा, पृथ्वी की सतह से भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है मालूम? पृथ्वी की सतह से भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक, तो ये याद रखना है। रही बात GSAT है, तो GSAT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कुछ फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखना है। GSAT का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक, GSLV का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर और इसमें संलग्न सभी यंत्रों उपकरणों को सम्मिलित रूप से हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर हो गया, या तो बाहर की चीज़ें जैसे छू सकते हैं आप, यानी माउस हो गया, इसमें संलग्न सभी यंत्रों उपकरणों, कीबोर्ड जैसे हो गया, को सम्मिलित रूप से हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रही बात कंपाइलर से, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को मशीन कोड में बदलता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन आएगा जो कि आपको NTPC PT का एग्जाम 6 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में हुआ था, सेट नंबर 24 है। ठीक है। टोटल हम लोग 183 सेट का स्टडी करेंगे, जिससे 183 सेट में टोटल एग्जाम हुआ है आपको इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल मिला के, PT और मेंस दोनों मिला के। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में किया गया था। 1975। देखिए, जब भी आपके सामने ईस्वी वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो उससे रिलेटेड और भी जो ईस्वी वाला कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको याद है, या तो कोशिश करिए याद करके रिलेट कर लेने के लिए। तो रिलेट कर लेने से क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा, क्योंकि ईस्वी वाला क्वेश्चन बहुत आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जैसे ईस्वी वाला आया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, अब ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, देखिए, है ना, आपको अप्रैल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, 1975 में। 1975 में एक और यहाँ रिलेट कर लीजिए कि भारत का प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट है, कब लॉन्च किया गया था, 1975 में ही लॉन्च किया गया था। 2 प्रश्न यहाँ रिलेट हो गया, और भी आपको कुछ याद हो तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ईस्वी वाला प्रश्न अधिक से अधिक रिलेट करके रिवीजन करना चाहिए। ठीक। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन था, तो इसके संस्थापक थे कौन, बिल गेट्स, है ना। नेक्स्ट है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो बाहर की ओर जो धक्का देता है वो होता है अपकेंद्री बल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल होता है, जो कि बाहर की ओर अपकेंद्री, यानी बाहर की ओर धक्का देता है। ठीक है। आपको उदाहरण से ही ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि पूछा जाएगा कि कपड़ा सुखाने की मशीन में किस बल का प्रयोग होता है, तो अपकेंद्री बल का प्रयोग होता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन में अपकेंद्री बल का ये उदाहरण है। ठीक। अच्छा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना। केंद्राभिमुखी बल कहा जाता है जो केंद्र की ओर काम करता है, केंद्र से बाहर की ओर जो काम करता है वो अपकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पीला बुखार यानी कि येलो फीवर, पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, तो येलो फीवर किससे फैलता है, तो ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पित्त ज्वर विषाणु के कारण होता है, ये ध्यान रखना है, जो कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है, तो डेंगू ज्वर अगर पूछे तो मादा एडीज
इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है? मादा एडिस, एडिस होगा या तो एडिस कहीं भी लिखा रहेगा, एडिस इजिप्टी, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। चिकनगुनिया भी मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अब मलेरिया किसके कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। लैक्टिक एसिड से भी कई प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे कि खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछ लिया जाएगा, तो लैक्टिक एसिड है ना। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, अच्छा, जो कि एथलीट जो है दौड़ते हैं तो मांसपेशियों में जो थकान महसूस होती है वो किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाने के कारण ही थकान महसूस होती है। ठीक है, अच्छा, दूध का घनत्व तो किस यंत्र से मापा जाता है, पूछा जाएगा, तो लेक्टोमीटर। दूध का घनत्व पूछे तो लेक्टोमीटर हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो भी लेक्टोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग हल्का पीला होता है किसके कारण? तो वो कैरोटीन के कारण। ठीक, कैरोटीन के कारण। सफ़ेद केसिन के कारण, और हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक, अच्छा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, या खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक या तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में कभी नहीं दे, तो फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्टेट कहा जाता है ना। आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को ऑक्टेट कहा जाता है। अच्छा, एक आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं मालूम? एक आईपी एड्रेस में 32 बीट होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखना है। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, देखिए, आईपी पते के लिए ऑक्टेट रेंज दशमलव रूप में 0 से 255 तक, या बाइनरी रूप में कितना? तो ये 8 0 है, और ये 8 1 है ना तक है ऑक्टेट, है ना। ऑक्टेट एक 8 बिट संख्या है, और एक आईपी पता 4 ऑक्टेट से बना होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री देश के पदेन अध्यक्ष है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? CSIR का पदेन अध्यक्ष होता है। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वैसे योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग तो अब है नहीं, योजना आयोग के अध्यक्ष अब क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। योजना आयोग के जगह नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, रही बात CSIR की स्थापना कब हुआ? CSIR की स्थापना 1942 में हुआ था। ठीक है, और इसरो की स्थापना पूछे तो 1969 में हुआ था, और DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, लाल ग्रह का कारण क्या होता है मालूम? लाल मतलब रंग होने का कारण होता है आयरन ऑक्साइड, है ना, Fe2O3, है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ठीक है, अच्छा, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह है? तो फोबोस और डीमोस ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी को और किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और सुबह का तारा शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को ही कहा जाता है ना। सुबह का तारा शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल
डैश में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है ये किया जाता है कठोर जल को नरम करने के लिए। वॉशिंग सोडा है क्या? वॉशिंग सोडा और यानी कि बेकिंग सोडा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, हमेशा रिपीट होते रहता है, याद रखना है। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, जैसे वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल एक हो गया कठोर जल को नरम करने के लिए, एक आएगा कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए वॉशिंग सोडा को ही धोवन सोडा कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र पूछा जाएगा। सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये हो गया वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। फिर एक है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा भी कहा जाता है उसे, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na, यहाँ पर 2 है, 2 की जगह क्या आ जाता है? H, NaHCO3। ठीक, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट है स्माइलिंग बुद्धा, किसके लिए कोड नाम था? तो ये स्माइलिंग बुद्धा था भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम था, यानी कि पहला जो भारत का परमाणु परीक्षण था उसका कोड नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, यहाँ से 2-4 प्रश्न अति महत्वपूर्ण याद रखना है, जैसे कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है, और कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया पोखरण प्रथम। राजस्थान के पोखरण में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण और इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, उसी तरह आपको दूसरा याद रखना है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में किया था। वो कहाँ से किया था? तो यहीं से किया था, राजस्थान के पोखरण से। इसका कोड नेम क्या था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, याद रखना है ऑपरेशन शक्ति, पहले का स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे का ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग प्रणाली, है ना, मल्टीटास्किंग सिस्टम विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो मल्टीटास्किंग यानी कि कई कार्य एक से अधिक, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एक से अधिक प्रक्रिया, है ना, मल्टीटास्किंग सिस्टम एक से अधिक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे कि यूनिक्स है ना, यूनिक्स मल्टीटास्किंग एवं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है ये क्या? मल्टीटास्किंग एवं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इसमें देखिए अधिवृक्क ग्रंथि है, जिगर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पित्ताशय ये ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अच्छा इस सब के बारे में अगर बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं ग्रंथि। ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, ध्यान से सुनना है, सभी अति महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बताएंगे। तो ग्रंथि 3 प्रकार के, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन उत्सर्जित करती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम उत्सर्जित करती है, और जो हार्मोन और एंजाइम दोनों उत्सर्जित करती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत है यानी कि जिगर, जिसे लीवर भी कहा जाता है। ठीक, और सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है? तो वह है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको नोट करते जाना। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से एक प्रश्न याद रखना, क्या? एड्रिनल ग्रंथि में कॉर्टेक्स तथा मेडुला पाया जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से ही स्त्रावित हार्मोन एड्रेनेलिन होता है, जो कि लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। बाकी इसके बारे में आपको बता दिए थे कि सबसे बड़ी ग्रंथि है यह जिगर, पिट्यूटरी ग्रंथि है ना। पीयूष ग्रंथि को ऐसे पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या तो मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पित्ताशय की बात करें तो पित्त अगर पूछे कि कहाँ से निकलता है तो यकृत से निकलता है ना। पित्त जो निकलता है यकृत से, लीवर से, अब पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, और रही बात किसकी?
तो बात कर लेते हैं सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अग्नाशय से देखिए मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। इससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी, ठीक है। तो हार्मोन में कौन कौन सा निकलता है, तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय के बीटा सेल से होता है इंसुलिन का स्त्राव, ठीक। और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन का स्त्राव होता है। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम भी निकलता है। अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, लाइपेज एंजाइम का जो कि स्त्राव निर्माण कहाँ होता है, तो अग्नाशय से होता है। एमाइलेज का अग्नाशय से, और ट्रिप्सिन का एंजाइम का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। इसका कार्य पूछा जाएगा। अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ है टेक्नीशियन का 2024 दिसंबर 2024 में, उससे क्वेश्चन आया था कि एमाइलेज जो कि अग्नाशय से निकलते हैं वो किसका पाचन करता है, तो एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। लाइपेज जो है वसा को पचाने में कार्य करता है, लाइपेज वसा को पचाने में कार्य करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में ये काम करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो याद रख लेना है, लाइपेज वसा को पचाता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, और ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन, ऐसे तो इसको ऐसे याद कर लें, टो से रिलेट कर लेना, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया स्थिति किसकी वजह से होती है, तो एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो एनीमिया होता है ये आरबीसी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, आरबीसी की कमी से होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, है ना। और डब्ल्यूबीसी एक होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना आरबीसी का निर्माण पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है पूछे तो उसका भी आंसर होगा अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। या तो रक्त का निर्माण पूछे कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। तो कोई भी पूछे इसमें से आंसर क्या होगा, अस्थि मज्जा। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछेगा 13 से 20 दिन होता है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, है ना। किसे कहा जाता है, प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है और इंग्लिश में से स्प्लीन कहा जाता है, ठीक, स्प्लीन। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। तो फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक संयोजन हो सकता है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, तो विषम इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और सुरक्षा करता है, ठीक है। और यह एक अनिवार्य अवरोधक है जो निजी नेटवर्क व सार्वजनिक इंटरनेट के बीच स्थित यह है फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य गैर खतरनाक ट्रैफिक को अंदर आने देना और खतरनाक ट्रैफिक को बाहर रखना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है इसका फायरवॉल का, ठीक है। तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य पूछे क्या है, तो गैर खतरनाक ट्रैफिक को अंदर आने देना और खतरनाक ट्रैफिक को बाहर रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक के रहने देते हैं। और आज का क्वेश्चन है कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है। तो अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम इसमें से क्या है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती या तो लोटस। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते